नमस्कार। आज हम संसद में किस तरह एक विधेयक को पारित किया जाता है उस बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, केंद्रीय विधानमंडल यानी संसद का प्रमुख कार्य है विधि निर्माण करना। एक विधेयक को यानी बिल को अधिनियम यानी एक्ट बनने के लिए कुछ अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। ये अवस्थाएं ही संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया कहलाती हैं। अनुच्छेद 107(1) के अनुसार साधारण विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है और 107(2) यह प्रावधान करता है कि कोई विधेयक तब तक पारित ना समझा जाएगा जब तक वह दोनों सदनों द्वारा पारित ना हो। विधेयक पारित होने के लिए कुछ प्रक्रियात्मक चरण हैं जिनसे विधेयक को गुजरना पड़ता है। उनसे गुजरकर ही एक विधेयक कानून में परिवर्तित होता है। सबसे पहला चरण है जिसे प्रथम अवस्था भी कह सकते हैं, उसे कहते हैं प्रथम वाचन यानी फर्स्ट रीडिंग। यह विधेयक प्रस्तुत करने की अवस्था है, इंट्रोडक्शन स्टेज कहलाती है। परिपाटी के अनुसार इस अवस्था पर विधेयक पर किसी प्रकार का वाद विवाद या बहस नहीं की जाती है जब तक कि विधेयक बहुत विवादास्पद ना हो। उदाहरण स्वरूप, जब संसद में निवारक निरोध विधेयक प्रस्तुत किया गया था तो इस परिपाटी को तोड़ा गया और प्रस्तुतिकरण अवस्था पर ही विधेयक पर वाद विवाद किया गया था। ऐसे ही 1968 में भी केंद्रीय सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की हड़ताल से निपटने के लिए आवश्यक सेवा विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया तो प्रस्तुतिकरण अवस्था पर ही विधेयक पर वाद विवाद किया गया था। उसके बाद दूसरी अवस्था है जिसे कहते हैं द्वितीय वाचन, सेकंड रीडिंग। यह विचार विमर्श की अवस्था है यानी कंसिडरेशन स्टेज है। इस अवस्था में विधेयक पर पूर्ण रूप से विचार किया जाता है। इसमें विधेयक की सामान्य प्रकृति पर विचार किया जाता है। इस स्थिति में विधेयक प्रस्तुत करने वाला ये प्रस्तावित करता है कि विधेयक पर विचार विमर्श किया जाए। हालांकि विस्तार से विचार विमर्श इस स्तर पर भी नहीं होता है। इसके बाद आती है समिति अवस्था यानी कमेटी स्टेज। विधेयक प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति विकल्प रखता है कि या तो सदन में विधेयक के प्रत्येक खंड पर विचार कर लिया जाए या इसे प्रवर समिति को भेज दिया जाए या जनमत जानने के लिए इसे प्रेस को दे दिया जाए। साधारणतया सदन इसे प्रवर समिति को सौंपता है। प्रवर समिति में सरकार और विपक्ष दोनों के सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा की जाती है। समिति में विधेयक पर खंड प्रतिखंड यानी प्रत्येक खंड पर विस्तार से विचार विमर्श होता है। यदि कोई संशोधन आवश्यक प्रतीत होता है तो उसे स्वीकार कर लिया जाता है।
पूर्ण रूप से विचार विमर्श के पश्चात समिति का प्रतिवेदन विधेयक सहित सदन को लौटा दिया जाता है। उसके पश्चात आती है तृतीय वाचन, थर्ड रीडिंग। यह स्थिति एक औपचारिकता मात्र ही है। इस स्थिति में विधेयक पर पूर्ण रूप से विचार हो चुका होता है, अतः अब कोई वाद विवाद विधेयक पर नहीं किया जाता। थोड़े से वाद विवाद के पश्चात विधेयक पर मत संग्रह किया जाता है। यदि अध्यक्ष यानी स्पीकर यह आश्वस्त हो जाता है, अगर लोकसभा में है तो स्पीकर और राज्यसभा में है तो चेयरमैन, यानी अध्यक्ष अगर ये आश्वस्त हो जाता है कि बहुमत विधेयक के पक्ष में है, तो उसे सदन से पारित मान लिया जाता है। इसका एक प्रमाण पत्र अध्यक्ष द्वारा उस विधेयक पर अंकित कर दिया जाता है और उसे विचार के लिए दूसरे सदन को प्रेषित कर दिया जाता है। इसके बाद अवस्था आती है दूसरे सदन को प्रेषण, ट्रांसमिशन टू अदर हाउस। पहले सदन में जहाँ पर वह विधेयक प्रस्तुत किया गया था, जिसे मूल सदन कहते हैं, विधेयक पास होने के पश्चात उसे दूसरे सदन में भेजा जाता है ताकि दूसरा सदन उस पर विचार कर सके। दूसरे सदन द्वारा भी वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो मूल सदन में अपनाई गई थी। यदि दूसरे सदन द्वारा भी उसे भली प्रकार पारित कर दिया जाता है तो उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। इसके पश्चात संविधान में एक प्रावधान है संयुक्त बैठक का, यानी जॉइंट सेशन। तो आइए उसके बारे में जानते हैं कि संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है और क्यों बुलाई जाती है। साधारण विधेयकों के संबंध में दोनों सदन एक समान शक्ति रखते हैं। विधेयक दोनों सदनों द्वारा एकमत से पारित होना चाहिए। यदि एक सदन ने उसे पास करके दूसरे सदन को भेज दिया है और दूसरे सदन ने उसमें कुछ संशोधन किए हैं तो वह पुनः मूल सदन में स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। यदि मूल सदन उन संशोधनों को स्वीकार कर लेता है तो वह विधेयक राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। साधारणतः दोनों सदन एक दूसरे का सहयोग करके विधेयक को पारित करने का कार्य करते हैं, परंतु कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि दोनों सदनों में सहयोग न हो, अर्थात दूसरे सदन द्वारा उस विधेयक को पारित नहीं किया जाता, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। तो आइए देखते हैं कि ऐसी स्थिति कब सामने आती है। जब एक विधेयक एक दूसरे सदन को पारित होने के लिए भेजा जाता है और दूसरा सदन या तो उसे अस्वीकार कर देता है या उस पर जो संशोधन किए जाते हैं उस पर दोनों सदन सहमत नहीं हैं, और जब विधेयक पारित नहीं किया गया हो और उस 6 माह से अधिक का समय व्यतीत हो गया हो तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाएगा। यदि लोकसभा का विघटन हो गया है और उस कारण विधेयक रद्द हो गया है तो राष्ट्रपति ऐसी संयुक्त बैठक नहीं बुलाएगा। परंतु यदि राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक की सूचना जारी कर दी है और उसके पश्चात लोकसभा का विघटन होता है तो ऐसी संयुक्त बैठक होकर ही रहेगी। जब एक बार राष्ट्रपति संयुक्त बैठक की सूचना जारी कर देता है तो किसी भी सदन में उस विधेयक पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। विधेयक संयुक्त बैठक में सम्मिलित सदस्यों के
कुल सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाएगा। इस स्थिति में कौन से संशोधन विधेयक में स्वीकार किए जाएंगे और कौन से नहीं, इसका निर्णय अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। और ऐसे बैठक की अध्यक्षता यानी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर द्वारा की जाती है। यानी संयुक्त बैठक का सभापति लोकसभा का स्पीकर होता है। ये बात कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात जो ध्यान में रखने योग्य है कि धन विधेयक के संबंध में सम्मिलित यानी संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। यानी धन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, क्योंकि धन विधेयक पर लोकसभा यानी निम्न सदन राज्यसभा यानी उच्च सदन से अधिक शक्ति रखता है। अब जब दोनों सदनों द्वारा बिल पारित होकर राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के संबंध में कुछ प्रावधान संविधान में दिए गए हैं। अनुच्छेद 11 आर्टिकल 111 अनुच्छेद 111 के अनुसार कोई विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना पारित नहीं होगा। अतः विधेयक को अधिनियम बनने के लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो। जब एक विधेयक दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो राष्ट्रपति या तो उस विधेयक पर अपनी अनुमति दे सकता है या अपनी अनुमति को रोक सकता है या अपने सुझाव के साथ या बिना किसी सुझाव के पुनर्विचार के लिए उसी सदन को भेज सकता है जिस सदन से वह विधेयक आया था। जब इस प्रकार विधेयक राष्ट्रपति द्वारा वापस भेजा गया है तो दोनों सदनों का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह उस पर पुनर्विचार करें और पुनः उसे संशोधित या असंशोधित राष्ट्रपति के सम्मुख अनुमति के लिए प्रस्तुत करें। इस प्रकार पुनः विधेयक के प्रस्तुत होने पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति को नहीं रोकेगा। अब यहाँ एक शब्द आता है वीटो पावर, निषेधाधिकार। तो वीटो पावर क्या है, इसके बारे में जानते हैं। यदि राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी स्वीकृति नहीं देता है यानी अपनी स्वीकृति को रोक लेता है तो ये कहा जाता है कि राष्ट्रपति ने वीटो पावर यानी निषेधाधिकार का प्रयोग किया है। लेकिन यदि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए विधेयक को किसी सदन को लौटा देता है तो वीटो शक्ति, निषेधाधिकार की शक्ति समाप्त हो जाती है, क्योंकि ऐसा विधेयक राष्ट्रपति के पास दोबारा जब स्वीकृति के लिए आता है, चाहे वो संशोधन सदन ने स्वीकार किए हों या ना किए हों, तो राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देनी ही होगी उस विधेयक पर। राष्ट्रपति की निषेधाधिकार की शक्ति संवैधानिक शक्ति है। वस्तुतः राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रियों की सलाह से करेंगे। संसद में विधि निर्माण का कार्य मुख्यतः सरकार का है और सरकार के मंत्री ही राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। तो ये एक व्यावहारिक बात है कि कैसे सरकार के मंत्री अपने ही द्वारा प्रस्तुत और पारित विधेयक पर वीटो लगाने की सलाह राष्ट्रपति को दे सकते हैं। तो राष्ट्रपति अपनी वीटो पावर की शक्ति मतलब निषेधाधिकार की शक्ति यानी वीटो पावर को अपवाद स्वरूप ही प्रयोग करता है। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति की अनुमति एक औपचारिकता ही है। इंग्लैंड में भी सम्राट द्वारा इसी प्रकार औपचारिक शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। भारत में इसका उदाहरण जब राष्ट्रपति ने अपनी वीटो पावर का उपयोग किया था वो है पेप्सू विनियोग विधेयक, पेप्सू एप्रोप्रिएशन बिल।
इस बिल के पारित होने के लिए पारित होकर जब राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए पहुंचा तो राष्ट्रपति ने इस पर स्वीकृति देने से इनकार कर दिया था तो और अपनी वीटो पावर का उपयोग किया था। लेकिन इस पर वीटो पावर का उपयोग भी राष्ट्रपति ने तकनीकी आधार पर किया था और मंत्रियों ने ही इसकी सलाह दी। इसी प्रकार डाक विधेयक पर भी राष्ट्रपति ने अपनी सम्मति नहीं दी थी। राष्ट्रपति विधेयक को उसी सदन को पुनः लौटाने का कार्य यानी अपनी वीटो पावर का प्रयोग या सदन को पुनर्विचार के लिए लौटाने की शक्ति का प्रयोग तभी करते हैं जब विधेयक के पारित होते समय या पारित होने के बाद कोई महत्वपूर्ण घटना घट गई हो जिससे विधेयक में संशोधन आवश्यक हो गया हो। तो इस प्रकार राष्ट्रपति का यह अधिकार समय और आवश्यकता के अनुसार प्रयोग में लाया जाता है। तो ये सारा संसद में विधेयक पारित होने का प्रक्रियात्मक वर्णन था। इस प्रकार संसद में एक बिल एक्ट के रूप में परिवर्तित होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।